अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड चैप्टर। तो आज अल्काइल हैलाइड का जो है वो चैप्टर लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने SN2 रिएक्शंस पढ़े हैं, SN1 रिएक्शंस पढ़े हैं। आज हम ना SN2 रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं और SN1 रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं, इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों आपके पास आपस में किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये पेपर में बाज़ बार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन, कि आपको SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में आपको बेसिकली फिर आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना था। हमने बीच में एक लाइन लगानी है, तो दोनों तरफ उसके अपोजिट जो पॉइंट्स होंगे ना वो अपने मेंशन करने होते हैं। तो हमने एक लेक्चर SN2 पे लगाया, उसको हमने डिटेल से देखा SN2 क्या होता है, कौन से अल्काइल हैलाइड देते हैं, काइनेटिक स्टडी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह। और SN1 पे भी हमने एक लेक्चर लगाया है, उसके भी ऊपर भी हमने ऐसे ही सेम पॉइंट्स जो है ना वो हमने लिखे हैं। आज हम दोनों में फ़र्क करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरफ जो पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर ऑल द SN2 रिएक्शन, ये सारे SN2 रिएक्शन के रिलेटेड आते हैं। और इस तरफ जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे आपके पास SN1 रिएक्शन में आते हैं। तो आपने दोनों में ना फ़र्क करना है ऑपोजिट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SN2 का मतलब क्या होता है। SN2 का हमने पहले भी पढ़ा है कि SN2 स्टैंड फॉर होता है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो जो लिखा है इससे मुराद आपका बाई मालिक्यूलर होता है, और जो S और N होता है, इसमें जो N होता है वो न्यूक्लियोफिलिक और जो S होता है वो सब्स्टिट्यूशन। तो ये कहलाता है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि अब अगर हम आते हैं SN1 में, ये स्टैंड फॉर होता है, इट स्टैंड फॉर यूनिमालिक्यूलर, क्योंकि इसमें जो 1 होता है बेसिकली बच्चे वो यूनिमालिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके पास बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों होता है? इसको SN2 SN के साथ 2 क्यों लिखा जाता है और इसके SN के साथ 1 क्यों लिखा जाता है? तो बच्चे इसके रीज़न आते हैं। SN2 में क्या होता है, जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, और 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो SN कहलाते हैं ये SN2 होते हैं। 2 का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है बच्चे उसमें याद रखना है कि उसमें सिर्फ एक मालिक्यूल यानी कि एक रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ वाई इसको हम SN के साथ 1 का जो होते हैं हम लिखते हैं। 1 मीन होता है कि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब हम करेंगे दोनों की डेफिनेशन कि दोनों की डेफिनेशन में क्या आता है। SN2 में बच्चे हमने डिटेल से पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर, जिसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, जब उसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे हम न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करवाते हैं, सबस्ट्रेट से मुराद मेरा अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करवाते हैं तो सबस्ट्रेट में से जो लिविंग ग्रुप होता है और जो आपका हमेशा X होता है, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हैलाइड आयन, वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। जबकि आपके पास अगर हम इसके यहाँ इसी बुनियाद पर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। क्योंकि SN2 में हमने बच्चे डिटेल से पढ़ा है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है आपका लिविंग ग्रुप उसी हिसाब से वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ता जाएगा लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव होता जाएगा। मतलब ये दोनों प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट के ऊपर आके अटैक करना बॉन्ड फॉर्मेशन, और सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप का निकलना बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है, डायरेक्शन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन मतलब होता है एट अ टाइम। इस कार SN2 रिएक्शन, जैसे अगर हम इसका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन देखें, ये आपका RX है जो कि आपका अल्काइल हैलाइड है। इसमें हमें पता है X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये अल्काइल हैलाइड आपका। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, हमें पता है इस R के ऊपर अटैक करेगा, R में कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और उसी वक्त यहाँ से X जो होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है आपका NU इज़ एनी न्यूक्लियोफाइल, वो आके जुड़ जाता है R के साथ, और यहाँ से जो आपका X नेगेटिव होता है हैलाइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस, NU का R के साथ जुड़ना बॉन्ड फॉर्मेशन और R का X के साथ बॉन्ड का ब्रेक होना बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे थे। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे SN1 में देखें, SN1 में क्या होता है कि हमें पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करता है तो आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल, एक तो पहले बात याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट उसके ऊपर आके अटैक नहीं करता। पहला जो अल्काइल हैलाइड होता है
वो पहले आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने के बाद उसका आपके पास कार्बोकटाइन बनता है। जब कार्बोकटाइन बनता है तब उसके पास जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। मतलब बात करने का ये है कि इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रही होती। यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, द डायरेक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली प्रोसेस नहीं होता, इस कॉल्ड SN1। उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। जैसा मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है RX, ये आपका RX है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये अल्काइल हैलाइड जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबसे पहले ये आयोनाइज होता है और आयोनाइज होकर बना देता है जी R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये दो आयन्स बन जाते हैं। इसमें जो आपका R पॉजिटिव होता है ये आपका कार्बोकटाइन, ये पहले कार्बोकटाइन बनाता है। जब कार्बोकटाइन बच्चे बन जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर पॉसिबल होता है। अब ये NU आता है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करता है और रिजल्ट में ये वाली प्रोडक्ट जो होती है वो बन जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली नहीं होती, यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है। ये दोनों में डेफिनेशन का पॉइंट आ गया। अब आते हैं हम इनके स्टेप्स के ऊपर कि SN2 में कितने स्टेप होते हैं और SN1 मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं। तो हमें पता है SN2 जो होता है वो 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप वहीं से रिमूव हो जाता है। तो ओनली 1 स्टेप इन्वॉल्व, एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर हम SN1 की बात करते हैं, SN1 में क्या होता है कि ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। 2 स्टेप के अंदर कैसे होता है कि पहले स्टेप के अंदर आपका अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होता है और कार्बोकटाइन और हैलाइड आयन बनता है। और बच्चे सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकटाइन के ऊपर यहाँ पे आके अटैक करता है और रिजल्ट में आपका जो होता है वो प्रोडक्ट बन जाती है। और बच्चे एक बात याद रखनी है कि ये जो आयोनाइजेशन वाला फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकटाइन बनता है, ये हमेशा जो होता है स्लो स्टेप होता है, ये स्लो होता है। और न्यूक्लियोफाइल का R के ऊपर अटैक करवाने वाला स्टेप जो होता है ये हमेशा फास्ट होता है। इसकी रीज़न क्या होती है, स्लो क्यों होता है, ये फास्ट क्यों होता है? तो बच्चे एक बात याद रखनी है कि जो RX होता है ना, RX वो बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है एज़ कम्पेयर टू R पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो दोनों अनस्टेबल है। ये चीज़ स्टेबल है। कोई चीज़ स्टेबल से जब अनस्टेबल की तरफ जाएगी ना, वो आसानी से नहीं जाएगी। तो वो क्या करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जाएगी, वो जाना नहीं चाहेगी। हमें यहाँ पे बेसिकली जो होता है, अपने याद रखना है कि यहाँ पे बेसिकली आपको हमें यहाँ पर जो है वो कोई सॉल्वेंट भी डालना पड़ता है, पोलर सॉल्वेंट। ये रिएक्शन जो होता है ये पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आयोनाइजेशन वाला फर्स्ट स्टेप होता है एक तो स्लो होता है, दूसरा यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉल्वेंट के बगैर इसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो रिएक्शन बड़ा स्लो जाएगा। जबकि जब NU इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल है। अब ये अनस्टेबल जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो फ़ौरन दौड़ के जाएगी और जल्दी से प्रोडक्ट बना देगी। तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये आपकी आती है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि जब न्यूक्लियोफाइल SN2 में अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो आपका जो अटैक और जो डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो अटैक जो साइमल्टेनियसली नहीं होता, क्योंकि पहले आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो आयोनाइज होता है, उसकी आयोनाइजेशन होती है और कार्बोकटाइन बनता है। फिर न्यूक्लियोफाइल आगे बच्चे अटैक करता है, फिर आपकी फाइनल जो प्रोडक्ट होती है फिर वो आपके पास बनती है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन क्या है। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर आके अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, किस डायरेक्शन से आता है, किस हिम्मत से आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट के ऊपर SN2 में अटैक करता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को लाजमी तौर पर लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से आना पड़ता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका X लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से इस X की बैक साइड से, इसकी बैक साइड से आएगा। वो न्यूक्लियोफाइल इधर से आके अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। तो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा जो होता है वो आपके पास इसकी बैक साइड से आना पड़ता है, तो अटैक पॉसिबल होता है। तो इसका जो अटैक होता है वो लाजमी तौर पर बैक साइड से या ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं SN1 में क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि SN1 में जब कार्बोकटाइन बन जाता है R पॉजिटिव जो कि टर्शरी होता है, कार्बोकटाइन बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, वो बोथ साइड से अटैक कर सकता है। वो फ्रंट से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है, वो जिधर से चाहे मर्जी कर सकता है। तो इसका जो अटैक होता है वो आइदर साइड होता है, वो फ्रंट से भी होता है और बैक साइड से भी। ये दोनों में फ़र्क होता है। SN2 में हमेशा बैक साइड से, इसमें मतलब ऑपोजिट साइड से या बैक साइड से, और इसमें हमेशा जो होता है वो फ्रंट से भी हो सकता है, बैक, जहाँ से उसको जगह मिलेगी वहीं से अटैक करे। कोई आपके पास पाबंद नहीं है कि उसने बैक से करना है या फ्रंट से करना है। आगे हम बात करते हैं इसकी रेट की।
अब ये जो आगे पॉइंट्स आते हैं ना, ये बेसिकली आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री और काइनेटिक स्टडी जो हमने पढ़ी है वो आती है। अगर हम बात करते हैं रेट के, SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन से मेरा मुराद ये है कि अगर आपने रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाना होता है या रिएक्शन की स्पीड को कम करना होता है, तो आपको किस चीज़ को चेंज करें, किस फैक्टर को चेंज करें, किस चीज़ को चेंज करें कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। तो उसके लिए मुझे इसका रेट लॉ देखना पड़ेगा, इसका रेट लॉ क्या है। और रेट लॉ देखा जाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप से। अब इसके अंदर चूँकि स्टेप ही एक है तो यही हमें पता रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बारे में डिटेल से पढ़ा है कि वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो इसका स्टेप ही यही है, यही एक ही स्टेप है, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसी से हम लिखते हैं रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ जो होता है, रेट लॉ लिखते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। आप देखते हैं कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो इसका जो रेट लॉ बनेगा वो बनेगा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसनट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये रेट लॉ जो होता है इन दोनों के ऊपर बेसिकली आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। तो इस केस में आपका जो रेट होता है वो बन जाता है रेट इज़ इक्वल टू K इंटू न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से कंक्लूड ये निकलता है कि अगर आपको इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, तेज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको RX की कंसनट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालनी पड़ेगी, RX की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल की अमाउंट बढ़ाए, दोनों की अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। ये हमें पता चला रेट लॉ से। और रेट लॉ को कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप से। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, वहीं से रेट लॉ निकलता है, फिर वहीं से आपका फाइनल रेट आ जाता है। अब निकालते हैं इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होता है? तो इसका जो ऑर्डर निकलता है वो निकलता है सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर और रेट तकरीबन सेम ही है कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि इस न्यूक्लियोफाइल का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट का भी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियोफाइल की पावर मैंने 1 लिख दी, सबस्ट्रेट की पावर मैंने 1 लिख दी। तो और ओवरऑल जो ऑर्डर निकलता है, ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर निकल आता है। तो SN2 में ऑर्डर क्या होता है? आपका बच्चे सेकंड ऑर्डर होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो आपका सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। बाद में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है ना वही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो आपका ऑर्डर, जो आपका रेट बनता है ना, रेट, वो आपके पास क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा तो उस केस में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं SN1 के साथ, अब SN1 में क्या होता है, अगर हम इसका रेट देखें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। और इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप। अब स्लोएस्ट स्टेप जो होता है फर्स्ट स्टेप, जो कि आयोनाइजेशन वाला होता है, जिसमें कार्बोकटाइन बनता है, वो स्लोएस्ट स्टेप है। तो स्लोएस्ट स्टेप से आप रेट डिटरमाइन करेंगे। अब इसी से रेट लॉ लिखा जाता है। तो रेट लॉ आप कैसे लिखेंगे? इसमें रिएक्टेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप और इसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो K का साइन प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो रेट इज़ इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट। तो इससे हम यहाँ से ये कंक्लूड निकालते हैं कि अगर बच्चे आपने इस रिएक्शन को तेज़ करना है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली इस रिएक्शन में RX की कंसनट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। आप न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ में वो है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे, रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या था, आपको दोनों की कंसनट्रेशन बढ़ानी पड़ती, तब रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप होता है। अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर निकलता है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें जो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसकी पावर 1 है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर निकलता है। चाहे आप ये वाला रिएक्शन ले लो, चाहे आप वो वाला रिएक्शन ले लो जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का काम कर रहा है तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। चाहे न्यूक्लियोफाइल अलग है, सॉल्वेंट अलग है, तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा है कि अगर सॉल्वेंट अलग है, न्यूक्लियोफाइल अलग है, तो ऑर्डर सेकंड निकलता है। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, वही सॉल्वेंट है, वही न्यूक्लियोफाइल, एक ही दोनों काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो ऑर्डर निकलता है फर्स्ट ऑर्डर, और उस ऑर्डर को सीधो फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। आप काइनेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, उसमें हम करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी एक्सप्लेन। अब स्टीरियो केमिस्ट्री हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल, कि 3 डायमेंशनल में जो एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो बिफोर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले कैसी होती है, और जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उसमें अरेंजमेंट कैसी हो जाती है।
तो उसमें हमने देखा है कि जब न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आके अटैक करता है तो आपके पास 100% जो होती है वो इन्वर्जन हो जाती है। 100% जो आपका रिएक्शन होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है उसके साथ जो 3 नॉन रिएक्टिंग ग्रुप्स हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे हमने SN2 में पढ़ा था, वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो 100% आपके पास इन्वर्जन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो आपके पास 100% इन्वर्टेड मॉलिक्यूल जो होता है हमें हासिल हो जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें हमें 50% इन्वर्जन मिलती है और 50% रिटेंशन मिलती है जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है ना वो दोनों साइड से हो रहा होता है। तो हमें इन्वर्जन भी 50% मिलती है और 50% ही हमें बच्चे जो होती है वो रिटेंशन मिल रही होती है। रिटेंशन का मतलब होता है अपने आप को रिटेन करता है। जहाँ पे आपका एक्स लगा होता है, एक्स आर जहाँ पे लगा होता है, एक्स जहाँ पे लगा होता है, न्यूक्लियोफाइल उसी की जगह के ऊपर आके लग जाता है, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं, अपने आप को रिटेन रखता है। तो वो 50% इन्वर्जन मिलती है और 50% ही बच्चे आपको रिटेंशन मिलती है। लेकिन ये ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो इन्वर्टेड कंपाउंड मिलता है वो लार्जली मिलता है, इन्वर्जन ज़्यादा मिलती है और रिटेंशन जो होती है वो कम मिलती है। और ऐसे हम कंपाउंड को फिर हम जो हमें मिक्सर मिलता है बच्चे, उसको हम रेसिमिक मिक्सर का नाम देते हैं कि हमें यहाँ पे जो होता है वो रेसिमिक मिक्सर मिल गया है। लास्ट पे 2 पॉइंट्स आते हैं। सेकंड लास्ट वो होता है सॉल्वेंट, कि ये जो रिएक्शन होता है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है और ये रिएक्शन जो इसमें सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो आपका हमेशा नॉन पोलर होता है। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का होना मस्ट होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं SN1 में, इसमें जो सॉल्वेंट होता है आपका पोलर होता है। पोलर होना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी होनी होती है आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन में R और X के बॉन्ड को आपको वीक करना होता है। तो वीक करने के लिए आपको कोई पोलर सॉल्वेंट, कोई अच्छा पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, जिसकी, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक होती है तो वो इसके बॉन्ड को वीक कर देती है, तो आसानी से कार्बोकटाइन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट का होना मस्ट होता है, जबकि यहाँ पे नॉन पोलर से ही आपका काम चल जाता है। लास्ट आता है जी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ RX, कि RX कौन से RX जो होते हैं वो SN2 देते हैं और कौन से RX जो होते हैं वो SN1 देते हैं। तो बच्चे बात याद रखनी है कि जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है वो आपका हमेशा जो होता है SN2 रिएक्शन देता है। इसको भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो SN2 होते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, फिर SN2 बहुत कम देते हैं, और जो आपके पास टर्शियरी कार्बोकटाइन होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, वो सबसे कम देते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे आते हैं SN1 में, तो ये SN1 वाले जो होते हैं ये आपके जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं सबसे ज़्यादा देते हैं, इनका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। और लास्ट पे आपके पास आता है प्राइमरी का, कि ये प्राइमरी सबसे कम देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उलट आते हैं, ये प्राइमरी देते हैं और ये आपके पास ज़्यादा फेवर्ड करते हैं, फेवर होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए। इसको भी हमने डिटेल से देखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें 2 पॉइंट्स रह जाते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है वो आपको बेसिकली आता है किसी बेस से, और वो बेस लाजमी तौर पर वीक बेस होनी चाहिए। जबकि SN2 में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल जहाँ से आता है उसके लिए आपको चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वहीं से X को रिमूव कर देगा, स्टेप एक ही रिएक्शन में पॉसिबल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का लाजमी तौर पर स्ट्रॉन्ग बेस में आना ज़रूरी होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसका आपका वीक बेस से आना जो होता है आपके पास आ जाए तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से भी आ सकता है, लेकिन वीक बेस जो होता है ये ज़्यादा रिक्वायर्ड जो होता है वो करता है। थैंक यू बेटा, ये सारे पॉइंट्स थे।